तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। प्रयोगशाला सहायक के लिए होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। PYQs का मतलब होता है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो आज अपन करेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन होंगे। पिछली जो पेपर्स थे उनमें से मैंने ये क्वेश्चन छाटे हैं अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, अपने सिलेबस के अनुसार मैंने वहाँ से क्वेश्चन छाटे हैं और आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपके सामने इधर आएगा और आप लोगों यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर समझा दूंगा या फिर बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो आप लोगों को मिल सकें। दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही है सक्सेस अलार्म। सक्सेस अलार्म टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आने वाली क्लासेस की अपडेट मैं वहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, सरल रेखा में होते हैं, तो किस प्रकार का ज्वार आता है ये पूछा गया है। तो सब लोगों को पता है कि पृथ्वी पर सूर्य का भी और चंद्रमा की दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल रखता है, तो दोनों क्या करेंगे, अधिक ज्वार पैदा करेंगे। इसका मतलब जो ज्वार आएगा उसे कहेंगे दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, कौन सा ज्वार कहेंगे, दीर्घ ज्वार कहेंगे। इसीलिए पहले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य तप की प्राप्ति अधिकतम होगी। सभी कारक क्या हैं, समान है। जैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो, इसके अलावा जो वायुमंडल में बादलों का है वो, ये सभी कारक क्या हैं, समान हैं। इन समान कारकों के रहने के बावजूद सूर्य तप की प्राप्ति कब सबसे ज़्यादा होगी ये पूछा गया है। तो सूर्य तप की प्राप्ति कब ज़्यादा होगी, जब उपसौर की स्थिति होगी। कब होगी, जब उपसौर की स्थिति होगी। वो कब होगी, वो होगी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है और अपसौर को होती है, अपसौर होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। इस समय 4 जुलाई को पृथ्वी पर सूर्य तप सर्वाधिक सबसे कम होता है और 3 जनवरी को सर्वाधिक प्राप्त होता है। बस ये गोलार्ध हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब आप लोग कहोगे 3 जनवरी को तो अपनी आंसर दी पड़ती है, सूर्य तप कहाँ मिलता है, सूर्य तप मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सूर्य मकर रेखा की ओर चला जाता है उस टाइम पर। दो का क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 3 जनवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। 3 महासागरीय धाराएं जो है वो ठंडी है, बाकी जो एक है इसमें वो एक गर्म है। तो ठंडी धाराओं के अलावा बतानी है आप लोगों को कौन सी है। तो बेंगुएला धारा एक ठंडी धारा है जो अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर चलती है। नेक्स्ट है पेरू। पेरू भी क्या है, एक ठंडी धारा है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। कनारी अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर चलती है, ये भी ठंडी धारा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी अगुलहास धारा, ये एक गर्म धारा है। किस प्रकार की धारा है, गर्म धारा है और ये चलती है दक्षिणी अफ्रीका के तट के पास। अगुलहास वहाँ पर है, अगुलहास के तट के पास चलती है, मेडागास्कर के बाद में मोजाम्बिक से निकलते ही फिर ये किस नाम से जानी जाती है, अगुलहास के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। सर्वाधिक ऊर्जा न्यून, ऊर्जा न्यून, सर्वाधिक ऊर्जा न्यून का मतलब होता है जहां पर ऊर्जा सबसे कम मिलती है, जहां पर ऊर्जा सबसे कम मिलती है। तो वो कौन सा है, वो है केवल 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। 80 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। ये क्या है? ऊष्मा संतुलन है। अब ये दक्षिणी अक्षांश ही क्यों है? ये उत्तरी अक्षांश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उत्तरी अक्षांश इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि उत्तरी अक्षांश में स्थलीय भाग ज़्यादा है, इसलिए ऊष्मा संतुलन जो है वो वहाँ पर अधिक रहता है। ठीक है, वहाँ पर सर्वाधिक तापमान भी पड़ता है, वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि हर वक्त पड़ती है, हर वक्त ऊर्जा न्यून रहता है यहाँ पर, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा न्यून यहीं पर मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जल है और जल जल्दी से ठंडा जल्दी से गर्म नहीं होता, और गर्म भी होता है इतनी देर में सूरज छिप जाता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा न्यून कौन से गोलार्ध में मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, 80 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। चौथे का राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है? अब 3 ऑप्शन आप लोगों के पास दे रखे हैं जो पवन द्वारा निर्मित है, एक चौथा ऑप्शन है आप लोगों के पास जो पवन द्वारा निर्मित नहीं है, वो बताना है। तो ज्यूजेन पवन द्वारा निर्मित है, इंसेलबर्ग पवन द्वारा निर्मित है, अरेत, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अरेत, ये अरेत बनता है ग्लेशियर द्वारा। अब ये ग्लेशियर की भी कौन सी क्रिया होती है? अपर्दन क्रिया के द्वारा। ग्लेशियर के अपर्दन, ग्लेशियर से हुए अपर्दन की क्रिया से द्वारा बनता क्या बनता है? अरेत बनता है। ऐसे नुकीले रहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 5वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया। जो नेक्स्ट है इसका आरडांग, वो भी पवन द्वारा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चागोस द्वीप समूह स्थित है। चागोस द्वीप समूह मिलेगा अपने हिंद महासागर में। हिंद महासागर के जो भी द्वीप हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी महासागर है, 4-5 महासागर है। ठीक है, 5वें महासागर का तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो 4 महासागर है, 4 में से भी आर्कटिक का नहीं पूछेगा, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर का पूछेगा। ठीक है, तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप वगैरह हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, तो हिंद महासागर में है चागोस द्वीप समूह। ठीक है, तो 6वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये सारे PYQs है, याद रखिएगा, MCQs नहीं है, सारे क्या हैं? PYQs है, मतलब पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को देख करके पता लगेगा कि क्वेश्चन से किस प्रकार से आंसर निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा मत समझ लेना कि आप लोगों के पास केवल 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों के पास भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में केवल सीटें 128 के आसपास है। आ रही है बात समझ में? और स्टूडेंट इतने ज़्यादा है, तो ऐसा मत समझिएगा कि पेपर सरल आएगा। हाँ, कुछ हद तक पेपर सरल आएगा, जो सबको आते हैं। 60% पेपर सरल ही आता है, सबको आते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वें का देखिए, गलत बताइए। 7वें में क्या पूछा है कि भाई गलत बताओ, कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? माफ़ कीजिएगा। नदी से नेचुरल लेवीज बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। पवन से टोम्बोलो नहीं बनता है, टोम्बोलो बनता है सी वेव्स से। किससे बनता है? टोम्बोलो बनता है जो सागरीय धाराएं हैं उनसे बनता है, सागरीय धाराएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सागर में एक द्वीप वगैरह, एक छोटा सा एक द्वीप होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और उसको मुख्य भूमि से जोड़ने वाला जो भाग होता है उसे टोम्बोलो बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? टोम्बोलो बोलते हैं। तो टोम्बोलो बनता है सागरीय लहरों से बनता है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का वो गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिमनद से बनता है सर्क और पवन से बनता है सीफ। आ रही है बात समझ में? और ये टोम्बोलो जो है वो एक निक्षेपित स्थल रूप है, ये भी याद रखना, अपर्दित स्थल रूप नहीं है, निक्षेपित स्थल रूप है। 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग ये मत समझ लेना कि यहाँ से मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो ही आएंगे। हो सकता है ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बीच में जो एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आ जाए। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि हमारी क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि हमारे क्लास से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 40 से लेकर के 60% जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो अपनी क्लास से होंगे।
ठीक है, और अपने लेक्चर जो मैंने दिया है उस लेक्चर से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण सैंडविच जो खाई है वो अटलांटिक महासागर में है। कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। ये जितने भी ट्रेंचेज हैं जो अपने महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इनमें जितनी भी ट्रेंचेज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे प्यूर्टो रिको हो गई, सैंडविच हो गई, इसके अलावा टोंगा हो गया, मेरियाना हो गया, इसके अलावा फिलिपाइन हो गया, क्यूराइल ट्रेंच हो गया, ये सब आप लोगों को इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस झील या सागर में सर्वाधिक लवणता मिलती है? तो आप लोगों को पता है कि टर्की की एक झील है वान झील, उस झील में सर्वाधिक लवणता मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसमें लवणता की मात्रा भी पूछी जाती है, 330 प्रति हज़ार। आप लोगों को ऐसे दे देगा, 3-4 लेक्स के नाम दे देगा और उनकी लवणता लिख देगा और मैच ऑफ द फॉलोइंग आप लोगों को पूछेगा, ठीक है। तो वोन झील की मिलती है 330 प्रति हज़ार। इसके अलावा ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों के पास मृत सागर। मृत सागर में जो लवणता मिलेगी वो मिलेगी 238 प्रति हज़ार, 238 प्रति हज़ार। इसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक दे रखी है, ग्रेट साल्ट लेक, इसमें है 220 प्रति हज़ार, 220 प्रति हज़ार। और लाल सागर दे रखा है आप लोगों के पास इसमें, उसमें है 36 प्रति हज़ार के आसपास, ठीक है। उत्तर और दक्षिण भागों में अलग अलग होती है, उत्तरी भाग में 41 होती है और दक्षिणी भाग में 36 प्रति हज़ार होती है। ऐसे ही नहीं, मैच ऑफ द फॉलोइंग ही नहीं, ऐसे भी पूछा जाता है कि क्रम बताइए, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम या सबसे कम से सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप सही होगा, ठीक है। ऐसे ग्रुप दे दिया जाएगा आप लोगों को, 3-4 जिलों का, और उसमें बताएगा कि इनमें से बताइए कि सबसे ज़्यादा पहले कौन सी आएगी और सबसे कम बाद में कौन सी आएगी, ठीक है। तो 9वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, जिसको अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखना हो वो क्लास को म्यूट कर लिया करो, या फिर हो सकता है इसकी स्पीड बढ़ा लिया करो, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो और आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके। लेकिन अगर समझना हो चीज़ों को कि हाँ भाई लेक्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को पूरी क्लास देखनी होगी। ठीक है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी में स्थित है? इसका जो राइट आंसर माना गया है वो तालचेर माना गया है। कौन सा माना गया है? तालचेर माना गया है, ठीक है। राइट आंसर मैं अपनी तरफ से नहीं ले रखा, यहाँ पर जो PYQs हैं उनमें जो RPSC ने जो इसका राइट आंसर माना है वो कौन सा माना है? तालचेर माना है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ज्वार भाटा का कारण बताना है भाई आप लोगों को कि कौन सा कारण है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, हाँ भाई काम आता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जब प्रभावी होता है तो ज्वार आता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जब प्रभावी होता है तो ज्वार आता है। अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है तब भी ज्वार आता है। अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है? सर्वाधिक होता है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी लगातार क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। तो कोई भी चीज़ अगर अपने अक्ष पर घूमेगी तो वहाँ से जो चीज़ें होंगी वो बाहर जाएंगी। जैसे कोई पत्थर है, आप बांध कर कैसे घुमाइए, पत्थर क्या होगा? बाहर की ओर जाएगा, मतलब केंद्र से दूर, केंद्र से अप जाएगा, अप केंद्रीय। तो वैसे ही क्या होता है, जो पानी होता है वो भी बाहर की ओर चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे निकल के पानी अंतरिक्ष में चला गया। गुरुत्वाकर्षण के साथ पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके साथ बंधा रहता है, लेकिन वो ज्वार में सहायक नहीं होता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्वार में सहायक नहीं होता। ज्वार में सहायक होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, मतलब दूर जाने वाला बल, ठीक है। तो A, B और C ये तीनों सही है। इसका मतलब 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या 1। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के पास। मलाज खंड जाना जाता है, मलाज खंड के बारे में पूछा है। पहले तो ये पता लगाइए कि मलाज खंड कहाँ है। जो मलाज खंड है वो मिलेगा आप लोगों को मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगा?
मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बालाघाट ज़िला। कौन सा ज़िला? बालाघाट ज़िला। और ये जो मलाज खंड प्रसिद्ध है वो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मलाज खंड किससे रिलेटेड है? तांबे से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 12वीं का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है। अब आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि सूर्य से ज़्यादा बल चंद्रमा का लगता है ज्वार भाटा उत्पन्न करने में। तो कितना गुना ज़्यादा लगता है? वो लगता है 2.17 गुना। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सूर्य से ज्वार उत्पन्न होता है उसकी तुलना में चंद्रमा से जो ज्वार उत्पन्न होता है उसकी ऊंचाई 2.17 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 13वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, आगे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, और भी बाकी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधाराओं के बारे में पूछा है तो पेरू धारा एक ठंडी जलधारा है, अल नीनो धारा एक गर्म धारा है, नॉर्वेजियन धारा एक गर्म धारा है, और कैलिफोर्नियन धारा एक गर्म धारा है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, एक तो पेरू हो जाएगा और एक कैलिफोर्निया हो जाएगा। यानी कि ए और सी आप लोगों के राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा कि ए तथा सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभ्रक उत्पादन हेतु कोडरमा स्थित है। दो चीज़ें पता चल गई आप लोगों को, एक तो हो गया कोडरमा। हाँ भाई, इसकी अवस्थिति पूछी है तो कोडरमा की जो अवस्थिति है वो है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। अब ये झारखंड का जो कोडरमा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है अभ्रक उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? अभ्रक उत्पादन के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो दो चीज़ें पता चल गई, अभ्रक उत्पादन कहाँ पर की जाती है? कोडरमा में। कोडरमा कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, तो 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही है PYQ में इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो भाई, जिसको ये PYQ देखने हैं वो ही देखे, फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविज्म या एक्टिविटी कह सकते हैं आप लोग। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? मानव भूगोल की बात हो रही है तो मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत के लिए एक व्यक्ति जाने जाते हैं, जीन ब्रुंश। जीन ब्रुंश। ठीक है, इन्होंने ही दिया था क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं ऐसी हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती है? और मौसम कहाँ पर प्रभावी होता है? मानसून कहाँ पर प्रभावी होता है सबसे ज़्यादा? अपने यहाँ पर भारत में। तो भारत के आसपास मतलब ये जो धारा होगी वो कहाँ की होगी? हिंद महासागर की होगी। ऐसे समझ करके क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, हिंद महासागर की धारा दे रखी है। अब इस हिंद महासागर की सारा ढूंढ लीजिए यहाँ पर। तो हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय जो धारा है वो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। जब गर्मियाँ होती है उस टाइम पर, जब मानसून अपने भारत में आता है उस टाइम पर इसकी दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन जब शीतकाल आता है तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक आ रही है बात समझ में? 17वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप कौन सा है? भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है? इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आने के चांस 90% या आप लोग कह सकते हैं 99% ये क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रक्षेप है वो है संशोधित बहुशंकुक। संशोधित बहुशंकुक ये माना है
किसने, RPSC ने अपने जो आंसर की है उसके अंदर, ठीक है। तो 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संशोधित बहुशंकुक प्रक्षेप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः अपना वर्तमान स्वरूप मोटे तौर पर उसी समय धारण किया जिस समय अरावली ने, यानी कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण अनुमानतः उसी समय हुआ था जिस समय अरावली का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो वो कौन सी है, इसमें दे रखी है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। ये जो पर्वत श्रृंखला ये कहा गया कि अरावली के समय ही बनी थी, ठीक है। तो मोटे तौर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाँ भाई, एक और प्रक्षेप का क्वेश्चन आ चुका है कि बोन प्रक्षेप है। तो बोन प्रक्षेप आप लोगों को पता होना चाहिए, एक शंक्वाकार प्रक्षेप है, शंक्वाकार प्रक्षेप है, ठीक है। तो बोन प्रक्षेप किस प्रकार का प्रक्षेप है, शंक्वाकार प्रक्षेप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। शीत ऋतु की बात हो रही है और इसी के कारण क्या होता है, अपने भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है और अपने यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, जो बरसात होती है उसे मावठ कहते हैं। तो मावठ भी याद रखिएगा, शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। तो ये कहाँ पर होती है, उस टाइम पर जेट स्ट्रीम की स्थिति वो होती है हिमालय जो पर्वत होता है, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर इसकी जो होती है सामान्य स्थिति रहती है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में मत कर देना, ठीक है। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों के सामने कि मानक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है। वहाँ पर 2017 की पूछी गई थी, तो 2017 भी याद रखना है आप लोगों को, 2021 की भी याद रखना है, ठीक है। तो 2021 की बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में वन आवरण प्रतिशत सर्वाधिक है। तो भारत में जो सर्वाधिक वन आवरण मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा। प्रतिशत की बात हो रही है, कितना मिलेगा, 84.53%। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो मिलेगा वो मिलेगा 79.35%। इसके अलावा जो मणिपुर है वहाँ पर मिलेगा 74.34%, ठीक है। तो ये है त्रिपुरा में कम है जंगलों का प्रतिशत। सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा 79.35% और मणिपुर में मिलेगा 74.34%, ठीक है। तो 22वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव होता है। मृदा सूखती है तो कौन सी मृदा में दरारें पड़ती हैं, तो मृदा है काली मृदा। कौन सी मृदा में दरारें पड़ती है, काली मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो स्थानांतरणशील कृषियाँ हैं उनका जो अलग अलग देशों में वो नाम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत के कौन से क्षेत्र में इस कृषि को कौन से नाम से जाना जाता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब लोग देखिए, झूम कृषि की जाती है अपने भारत में और कहाँ पर होती है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा होती है। राजस्थान में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्पा। मिल्पा ये मिलेगी रोडेशिया के पास, रोडेशिया के पास। इसके अलावा ये मिलेगी युकाटन चैनल, युकाटन चैनल।
जो अपना लैटिन अमेरिका है उसके पास, ठीक है। युकाटन चैनल और ग्वाटेमाला, वहाँ पर भी ये मिलेगी मिल्पा, ठीक है। लदांग मिलेगी इंडोनेशिया, लदांग मिलेगी अपने इंडोनेशिया मलेशिया, यहाँ पर मिलेगी लदांग, ठीक है। इसके अलावा चेना मिलेगी अपने श्रीलंका में, चेना मिलेगी श्रीलंका में, और थाईलैंड में मिलेगी तमराई, थाईलैंड में यहाँ लिख देता हूँ, थाईलैंड में जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, तमराई, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा ब्राज़ील में रोका मिलेगी, ब्राज़ील का तो आप लोगों को याद रखना ही है, ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, इसे रोका कहा जाता है, श्रीलंका में कहा जाता है इसे चेना, थाईलैंड में कहा जाता है तमराई, भारत में झूम, मिल्पा, रोडेशिया, युकाटन चैनल और ग्वाटेमाला, लदांग कहा जाता है इंडोनेशिया मलेशिया में। तो राइट आंसर क्या हो गया कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर डी, वो सुमेलित नहीं है कि चेना थाईलैंड में दे रखी है जबकि चेना श्रीलंका में है। थाईलैंड में कौन सी मिलती है, तमराई मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो मैंने निकाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ तो दे रखे हैं आप लोगों को अयस्कों के नाम दे रखे हैं, और एक तरफ दे रखा है उनके जो शुद्ध रूप हैं, ठीक है। तो लिमोनाइट किसका अयस्क है, वो है लोहा अयस्क का, जैसे लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ये हो गया ना। वैसे लिमोनाइट है किसका, लोहा अयस्क का, ठीक है। स्फेटोनाइट है, स्टेफेनाइट है चांदी का, ठीक है, किसका है, चांदी का। मस्कोवाइट है अब्रक का, सबको पता है मस्कोवाइट किसका है, अब्रक का है। और लिग्नाइट ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसे पता नहीं है कि लिग्नाइट किसका अयस्क है, ठीक है। तो लिग्नाइट है अपने कोयले का। तो जहाँ पर 3 1 2 4 दिख रहा है उसे राइट आंसर कीजिए। तो 3 1 2 4 है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, या ऑप्शन नंबर 2 में कह सकते हैं आप लोग। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नांकित में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नव्य नदी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नव्य नदी बतानी है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी दे रखी है राइन नदी, राइन नदी कहाँ पर है, जर्मनी में है। कहाँ पर मिलती है, जर्मनी में मिलती है। और ये विश्व की व्यस्ततम नव्य नदी है, याद रखना, ठीक है, कौन सी है, राइन नदी है। इसके अलावा जो अमेजन नदी है वो ब्राज़ील में पाई जाती है, डेन्यूब नदी है वो जर्मनी में पाई जाती है, मिसिसिपी आप लोगों को पता है यूएसए में पाई जाती है। तो 26 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों के सामने, निम्नांकित में से कौन जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है। इसे करिए आप लोग, जनांगी के संक्रमण सिद्धांत की चारों जो 5 अवस्थाएं हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो 27 का जो राइट आंसर देखते हैं, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। वैसे जो थॉमसन थे, डब्ल्यू थॉमसन, उन्होंने केवल 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। बाद में जो भी इनमें संशोधन करने वाले थे उन्होंने इसमें 5 अवस्थाएं जोड़ दी थी, मतलब 2 अवस्थाएं और जोड़ दी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो वैज्ञानिक, वो जो जनसंख्याविद था वो कौन सा था। मैं आप लोगों को 2 नाम बताता हूँ, सीपी ब्लेकर और नोटेस्टीन। इन दोनों में से बताना है कि किसने जनांगी के संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली जो अवस्था थी वो बताई है कि वो विकासशील देशों की जो अवस्था है वो मिलती है। इसका मतलब वहाँ पर जन्म दर भी उच्च मिलती है और मृत्यु दर भी उच्च मिलती है, क्योंकि वो विकासशील क्षेत्र है। वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कम होती है। इसीलिए जो वहाँ के लोग होते हैं वो सर्वाइव कम कर पाते हैं। इसीलिए वहाँ के जो देश होते हैं उनका जो पिरामिड होगा वो किस प्रकार का होगा, त्रिभुजाकार होगा। मतलब जो बच्चों की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, और जो वृद्धों की संख्या होगी, जो 60 वर्ष से अधिक जीते हैं वो बहुत कम लोग जीते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, पहला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो स्टेज है उसे
विस्फोटक स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्फोटक स्टेज बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो सेकेंड स्टेज में होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, जन्म दर तो वही रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर होती है वो कम होने लग जाती है। तो मरते कम है और पैदा ज़्यादा होते हैं, तो जनसंख्या में क्या होता है, विस्फोट होता है। इसलिए सेकेंड स्टेज को विस्फोटक स्टेज कहते हैं। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 27वें में ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है? ठीक है, सेल के द्वारा होता है। इसकी फुल फॉर्म आप लिख के बताइए, मेरे पास लिखी हुई है, आप लोग लिख के बताइएगा। ठीक है, तो सेल के द्वारा कौन से संयंत्रों का प्रबंधन किया जाता है? तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर, इन चारों का जो प्रबंधन है वो कौन देखता है? सेल देखता है। तो इसीलिए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये किसने कहा था भाई? तो एक चीज़ ये याद रखना, अगर ये कथन नहीं आएगा आप लोगों के पास तो एक चीज़ पूछेगा आप लोगों से कि ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी जो सिद्धांत था वो किसने दिया? तो वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम याद रखना आप लोग, H.H. बैरोज। कौन याद रखेंगे? H.H. बैरोज ने ह्यूमन इकोलॉजी दी थी। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के सामने, वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है क्या कहलाता है? ये आप लोगों के सिलेबस में है। इससे आप लोग इतना डीपली पढ़ के जाएंगे, इसके जो करंट डाटा है HDI के वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत की जो रैंक है वो आप लोगों को पढ़ के जानी है कि HDI में भारत का कौन सा स्थान है और फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है और उनके जीवन स्तर को सुधारता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मानव विकास। क्या बोलते हैं? मानव विकास। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सतत विकास। तो सतत विकास जो होता है वो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किया गया विकास होता है सतत विकास। मानव विकास की इस परिभाषा आप लोगों के सामने लिखी हुई है। प्रादेशिक विकास होता है किसी रीजनल, जो स्पेसिफिक रीजन होता है उसका विकास होता है। सामाजिक विकास हमें समाज में जो वैल्यूज़ हैं उनका विकास कहलाता है। ठीक है, सामाजिक विकास। तो 30वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या में वृद्ध जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आप लोगों को एक क्षेत्र याद रखना है यूरोप का। कौन सा क्षेत्र याद रखना है? यूरोप का याद रखना है। यहाँ पर वृद्ध लोग ज़्यादा है, यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है और वृद्धों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। USA में अभी भी बच्चे हैं, वो ज़्यादा हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है USA जनसंख्या के मामले में। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर कम हो गई है। ओशिनिया जो न्यूजीलैंड वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको सम्मिलित रूप से ओशिनिया बोलते हैं। ठीक है, तो यूरोप में वृद्धों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कब जारी की गई थी? 1987 में जारी की गई थी। ठीक है, किसके साथ जारी की गई थी? हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर के साथ जारी की गई थी 1987 में। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी और किससे संबंधित थी? सतत विकास से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? सतत विकास से संबंधित थी। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा साझा भविष्य किससे संबंधित है, तो वहाँ पर ऑप्शंस में आप लोगों को कोई सा भी दे सकता है, पृथ्वी सम्मेलन, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोई सा भी दे सकता है। तो किससे संबंधित थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से। ठीक है, तो 32वें का हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, निरूपक भिन्न 1:20,000 बराबर है। RF कितना दे रखा है आप लोगों को, RF दे रखा है 1:20,000 दे रखा है। अब ये बताना है कि किसके बराबर है। तो क्या ऑप्शन नंबर पहला सही टिक बैठ रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। क्या 20 मीटर होते हैं 20,000 बराबर, मतलब 20,000, 20 मीटर में 20,000 सेंटीमीटर होते हैं। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 20,000 सेंटीमीटर, मतलब क्या 20 मीटर में 20,000 सेंटीमीटर होते हैं, नहीं होते। कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 20 में कितने हुए, 2,000 हुए, ये कितने हैं, 20,000। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 हेक्टोमीटर। आप लोग मुझे ये बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टामीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टामीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टामीटर। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 हेक्टामीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब अब क्या पता चला कि 10,000 को हम 10 बार गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर बन जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर हुए, 10 हेक्टामीटर हो गए। तो 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 10,000। तो 2 हेक्टामीटर में कितने हो गए, 20,000 हो गए। कितने हो गए, 20,000। तो ये जो RF है 1:20,000 वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टामीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो 33वें का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। 1 डेकामीटर जो है, 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों के पास जो डी ऑप्शन दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 डेकामीटर, तो ये जो बनेगा डेकामीटर वाला वो 1:2,000 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डेकामीटर में 1,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप लोगों को सही आंसर करना है। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों को जो ये वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर, कितने डेकामीटर, कितने किलोमीटर, कितने हेक्टामीटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की गिनती में आता है और ये आप लोगों को पूछेगा क्योंकि ये PYQ में आया हुआ है और ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेंगे नहीं, वो PYQs में से उठाए जाएंगे। ठीक आ रही है बात समझ में। तो भूमध्य रेखा किस में नहीं दिखाई जाती, नोमोनिक में नहीं दिखाई जाती। नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में भूमध्य रेखा नहीं दिखाई जाती है। इसका मतलब जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है, त्रिविम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप, इनमें भूमध्य रेखा दिखाई जाती है। किसमें नहीं दिखाई जाती, नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में भूमध्य रेखा नहीं दिखाई जाती है। याद रखना, ठीक है इससे। तो 34वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है। यथाकृतिक प्रक्षेप के जो 2 उदाहरण हैं आप लोगों के पास वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो हो गया मर्केटर प्रक्षेप, ठीक है, और एक हो गया त्रिविम प्रक्षेप। त्रिविम प्रक्षेप, ये जो दोनों उदाहरण हैं वो किसके हैं, यथाकृतिक प्रक्षेप के हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो धरातल दिया होता है जिसका जो मानचित्र बनाना होता है उसकी शुद्ध आकृति वहां पर बनाई जाती है। आ रही है बात समझ में, उसकी आकृति बनाई जाती है, शुद्धता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। वहां पर केवल आकृति बता होता है कि हाँ भाई ये पेड़ है यहाँ पर और एक छोटा सा पेड़ वहां पर बना दिया। ठीक आ रही है बात समझ में। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये पेड़ नहीं है, ये हम गुब्बारा मानेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये यथाकृतिक प्रक्षेप की विशेषता है कि इसमें आकृतियां दर्शाई जाती है। ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मर्केटर प्रक्षेप। इसके अलावा त्रिविम प्रक्षेप भी उसका उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक मानचित्र निरूपक भिन्न
यहाँ पर क्या दे रखा है, निरूपक भिन्न दे रखी है RF। ये RF वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोगों को नंबर दे के ही जाएंगे, क्योंकि इनमें आपकी कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन आपको सटीक आंसर दे के जाती है, ठीक है। RF कितना दे रखा है, 1:4 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 4 लाख दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर किसे प्रदर्शित कर रहा है, 4 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब पूछा गया है कि उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल के कितनी दूरी को दिखाएगी। कितनी सेंटीमीटर पूछी है अपन लोगों को, 5 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर कितनी दिखा रखी है, 4 लाख दिखा रखी है। तो 5 सेंटीमीटर कितनी दिखाएगी, 4 लाख से गुणा कर देंगे 5 को, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। 4 लाख से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, कितनी बिंदु है, 5 बिंदु, 1 2 3 4 और 5। यानी कि जो 5 सेंटीमीटर होगी वो किसे दिखाएंगी, 20 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेंगी धरातल पर। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए 20 लाख सेंटीमीटर तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर किलोमीटर में है ऑप्शन, डेकामीटर में है और हेक्टामीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें किलोमीटर में बदलेंगे, और किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 लाख का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो किसका भाग देंगे, 1 लाख का भाग दे दिए। तो अब देखिए 5 बिंदु से 5 बिंदु कट गई, तो हमारे पास क्या आ गया, 20 किलोमीटर हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो 36वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दोस्तों चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट के बाद हम जो भी करेंगे क्वेश्चन, वो आप लोगों के जो लैब असिस्टेंट के बाद जो क्लासें होंगी वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी, सेकंड ग्रेड के लिए भी, और आपके नेट JRF के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो अगर नेट JRF से रिलेटेड है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड जो पेपर है सेकंड ग्रेड है उसके लिए भी आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए आगे तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। कौन सा हो गया, 36 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आप लोगों के सामने, निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है। देखो PYQs हैं, PYQs में ट्रेंच भी पूछ चुका है, ठीक है, इसमें गर्त भी पूछता है, इसमें द्वीप भी पूछता है, इसमें धाराएं भी पूछता है, तो आप लोग याद करके जाना, ठीक है। तो कौन सा गर्त जो हिंद महासागर में स्थित है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो हिंद महासागर का जो गर्त है वो है कौन सा, सुंडा गर्त। कौन सा गर्त है, सुंडा गर्त। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा टोंगा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है, मेरियाना ट्रेंच जो है, मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है। नरेश गर्त, नरेश मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको, इस प्यूर्टो रिको गर्त को ही क्या बोलते हैं, नरेश गर्त बोलते हैं। और ये कहाँ पर मिलता है, ये अटलांटिक महासागर में मिलता है। तो इनकी स्थितियां आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल विशेषता है। शुष्क ग्रीष्मकाल, ठीक है, शुष्क ग्रीष्मकाल के लिए कोपेन ने क्या वर्ड यूज किया था, छोटा s यूज किया था, मतलब उसमें छोटा s तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब वर्षा क्या होती है, शीतकाल में होती है। तो पहला देखिए मानसूनी जलवायु में वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ग्रीष्मकाल क्या है, शुष्क है। ये s है, उल्टा 5 नहीं है, ठीक है, एस है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वाली जलवायु है उसमें सर्दियों में भी वर्षा होती है और गर्मियों में भी वर्षा होती है। वहाँ पर सर्दियाँ रातें होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ये भी नहीं आएगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये आ गया भाई, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वहाँ पर वर्षा शीतकाल में होती है, इसीलिए यहाँ पर जो कोपेन ने जो शब्द यूज किया है भूमध्य सागरीय के लिए वो कौन सा है, CS प्रकार की, ठीक है। क्योंकि ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती, शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वेज नहर का उत्तरतम पतन,
ठीक है, ये आप लोगों से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बस ये पूछा गया है कि सेज नहर कहाँ से शुरू होती है और हिंद महासागर में यानी कि अरब सागर में कहाँ तक आती है। तो आप लोगों को उत्तरतम जो इसका बंदरगाह है, ये जो पतन है वो आप लोगों से पूछा है। तो उत्तरतम जो बंदरगाह है वो कौन सा है, पोर्ट सईद। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि स्वेज नहर का दक्षिणतम जो बंदरगाह है वो कौन सा है। ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है केवल लैब असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, अगर आप लोग नेट जेआरएफ वगैरह सेकंड ग्रेड वगैरह भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर, कयाल या पश्च झील। कयाल, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए होते क्या है। मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, केरल वाला क्या है, लेगून होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कयाल क्या होती है। ठीक है, तो कहाँ पर मिलती है, मालाबार तट में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना तो पढ़ाई होगा कि कयाल क्या होता है। आप लोगों की एग्ज़ाम है 5-4 दिन बाद में, 5-6 दिन बाद में। ठीक है, ये 41 हो गया। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पटल विरूपणी बल संचलन है। पटल विरूपणी बल क्या होता है, डायस्ट्रोफिक फोर्स होता है। इसका मतलब एक तो होता है कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, एक तो होता है कैटास्ट्रोफिक और एक होता है डायस्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक जो फोर्स होता है, कैटास्ट्रोफिक जो संचलन होता है वो तीव्र गति से होता है, एकदम से होता है। और डायस्ट्रोफिक क्या होता है, मंद गति से होता है। तो आप लोगों को बताना है मंद संचलन वाले कौन से हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय निर्माणकारी जो बल होता है वो डायस्ट्रोफिक होता है, मंद संचलन होता है। दूसरा है आकस्मिक बल, आकस्मिक बल तो भाई कैटास्ट्रोफिक हो गया, ये तो पूछा ही नहीं है। तीसरा है एवलांच, एवलांच क्या होता है, जब बर्फ पहाड़ों से गिरती है, मतलब गिरती नहीं है, मतलब खिसकती है। जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, वैसे हिम स्लाइड होता है, जो स्नो स्लाइड होता है। ठीक है, उसे एवलांच कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एकदम से होता है, कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट है ये। नेक्स्ट है पर्वत निर्माणकारी। अब पर्वत निर्माणकारी ऐसा तो है नहीं कि रात को सो रहे हैं और सुबह उठ के देखेंगे तो अपने मोहल्ले में एक पर्वत खड़ा हो गया, ऐसा तो है नहीं। कई हज़ारों साल लग जाते हैं पर्वत निर्माण में होने में। तो दो जो ए व डी जो ऑप्शंस है आप लोगों के पास वो डायस्ट्रोफिक में आते हैं, या फिर यानी कैसे कहते हैं, पटल विरूपणी बल कहते हैं। ठीक है, मंद संचलन वाले। तो कौन सा हो गया, ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। 41 हो गया। 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है भू संतुलन के संदर्भ में किसकी बात हो रही है, आइसोस्टेसी की बात हो रही है। किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है। ठीक है, गहराई क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, लेकिन सबका घनत्व क्या है, समान है। किसने बताया था ये बात, तो ये जो बात बताई थी वो बताई थी एरी महोदय ने। किसने बताई थी, एरी महोदय ने बताई थी कि स्तंभ चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, लेकिन गहराई उनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो घनत्व होगा वो हमेशा समान रहेगा। तो एरी से याद रख लीजिएगा, घनत्व समान। ठीक है, अब एक महोदय और थे, इन्होंने इनका काउंटर पार्ट किया कि भाई प्राट महोदय थे, हम काउंटर पार्ट करेंगे किसका, एरी का। उन्होंने क्या बताया कि जितना लंबा स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जितना छोटा स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। किसने कहा, प्राट ने कहा कि छोटा स्तंभ मतलब घनत्व ज़्यादा, लंबा स्तंभ मतलब घनत्व कम होगा। ठीक है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरी ने कहा था। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आप लोगों के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। W.D. थॉर्नबरी की जो बुक है, जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, या फिर कह सकते हैं भू आकृतिक विज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 42 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, रिफ्ट जो घाटी होती है
उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो भ्रंशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? भ्रंशन की क्रिया। फॉल्ट की जो क्रिया होती है उसके कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है या फिर रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है अपदलन। अब देखो भाई हिंदी वालों, अपदलन, कहीं पर आप लोगों को अपशल्कन, आप लोगों ने पढ़ा क्या है? अपशल्कन पूछा है, अपशल्कन पढ़ा है, ये कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। इसीलिए कहता हूँ इंग्लिश ध्यान में रखा करो, एक्सफोलिएशन। ठीक है, ये इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत ध्यान रखा करो। ठीक है, एक्सफोलिएशन क्या होता है, और आप लोग लैब असिस्टेंट बनने जा रहे हो, लैब असिस्टेंट में थोड़ी सी इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन क्या है, तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि एक्सफोलिएशन में क्या होता है, अंदर की जो चट्टानें होती है वो गर्म नहीं हो पाती, ऊपर की चट्टानें गर्म और ठंडी होती रहती है और प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत अपक्षयित होती रहती है। इसे बोलते हैं भौतिक अपक्षय। कौन सा अपक्षय बोलते हैं? भौतिक अपक्षय। आ रही है बात समझ में? तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपदलन भी पूछ सकता है आप लोगों से, मैं कहूँगा, सजेशन दूंगा मैं कि एक्सफोलिएशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश भी देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? अपरदनात्मक स्थल रूप पूछा है, तो जल प्रपात एक क्या है? अपरदनात्मक स्थल रूप है। किसके द्वारा बनता है? नदी क्रिया के द्वारा बनता है। इसके अलावा ड्रमलिन हो गया, निक्षेपणात्मक स्थल रूप है, ग्लेशियर से बनता है। लोयस हो गया, निक्षेपित स्थल रूप है, पवन द्वारा बनता है। डेल्टा हो गया, निक्षेपित स्थल रूप है, नदी के द्वारा बनता है। ठीक है, 45 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समांतर बहने वाली पवन। मोस्ट नहीं, VVIP क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो 46 नंबर का क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल प्रभाव होता है मुक्त रूप से चलने वाली चीज़ों पर, हवा में चलने वाली चीज़ों पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हवाएं होती है, धाराएं होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन से, दाब प्रवणता की बात हो रही है, मतलब कहीं पर न्यून दाब होगा, कहीं पर उच्च दाब होगा, और वहाँ पर क्या बनेगी? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता बल के संतुलन से इन दोनों का, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक संतुलन में आ जाएगा, और ये संतुलन से आने के कारण रेखाएं उत्पन्न होंगी और समानांतर चलेंगी ये ऐसे। ठीक है, जब ये समानांतर रेखाएं होती है तो हवा भी क्या होती है? इनके समानांतर बहती है। पहला तो कोरियोलिस के कारण और दूसरा दाब प्रवणता के कारण, दोनों समानांतर हो गई। तो इन बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इन हवाओं को कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड। जियोस्ट्रोफिक विंड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। भूविक्षेपी बल, भूविक्षेपी पवन, कोरियोलिस बल और वायुदाब प्रवणता दोनों एक साथ आ जाएं और साथ में समांतर वर्ड आ जाए तो याद रखना कौन सी विंड होगी? जियोस्ट्रोफिक विंड या भूविक्षेपी पवन होगी, याद रखना इस चीज़ को। इसके अलावा भूमंडलीय पवन जो प्लैनेटरी विंड्स है वो आप लोगों को पता है, जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन है, वो ही। नेक्स्ट है कैटाबेटिक पवन, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है कैटाबेटिक पवन क्या होती है? रात के समय पर्वतों से घाटियों में चलती है, मतलब नीचे की ओर आती है, ठंडी होकर के नीचे की ओर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्धोष्म पवन, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये आप लोगों को याद नहीं रखनी है। ये भी एक ठंडा होने की प्रक्रिया ही है, लेकिन इसमें अलग तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, ये जो सामान्य पतन दर होती है उससे बिल्कुल भिन्न होती है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लंबी रातें, स्थिर मौसम और स्वच्छ आकाश। लंबी रातें हैं भाई, लंबी रातें कब होती है? सर्दियों में। ठीक है, स्थिर मौसम मतलब मौसम में कोई भी हलचल नहीं है, वर्षा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, साफ आसमान आराम से। ठीक है, स्वच्छ आकाश हो ही गया। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि ताप प्रतिलोमता, ताप व्युत्क्रमण, मतलब धरातल पर तापमान कम होगा और ऊपर की तरफ तापमान ज़्यादा होगा, तो
तो वो विशेषता कौन सी थी? उसकी विशेषताएं ये थी: लंबी रातें, शांत हवाएं, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश। ये किसकी विशेषताएं थी? ताप प्रतिलोमता की। कौन सा ताप प्रतिलोमता होगा? जब रात में कौन सा प्रतिलोमन होता है? कौन सी क्रिया होती है? पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया होती है, और इसी विकिरण की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है ये ताप प्रतिलोमता। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? विकिरणीय ताप प्रतिलोमन हेतु ये शब्द, ये आदर्श दशाएं यूज की जाती है। 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसे चीज़ें समझ के चलनी है, रटना नहीं है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण कैसा होता है? याद रखना, चक्रवात आपको याद रखना है, प्रति चक्रवात आप लोगों को याद रखना है, कोरियोलिस बल आप लोगों को याद रखना है कि इनकी दिशा कैसी होती है, किस प्रकार से होती है। तो चक्रवात की दिशा जो होगी वो उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार की होगी? विपरीत, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत। ये चक्रवात की बात हो रही है। कौन है ये? चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। अब यहीं पर प्रति चक्रवात जो होता है ये जस्ट बिल्कुल चक्रवात के क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है, इनका जो घूर्णन होता है वो किस प्रकार से होता है? वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है, जैसे घड़ी चलती है वैसे होता है। ये प्रति चक्रवात है और ये चक्रवात है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो प्रति चक्रवात के लिए कौन सा हो गया? घड़ी की सुइयों के अनुकूल। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहले देखिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? डेली महोदय ने दिया था। किसने दिया था? डेली महोदय ने दिया था। मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये किससे संबंधित है। तो केवल एक या फिर हो सकता है दो, लास्ट दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था कि सर ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है। तो आप लोग क्वेश्चन में आए, जो कमेंट में जो मैं बोलता हूँ कि कमेंट में आंसर दीजिए, उसका आंसर दिया करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, प्रवाल भित्ति से संबंधित है, किसने दिया था? डेली महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, डार्विन महोदय ने भी प्रवाल भित्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम है सब्सिडेंस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सब्सिडेंस थ्योरी दी थी किसने? डार्विन ने। प्रवाल भित्ति से संबंधित है। 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है। एक बार सब्सक्राइब कर दिया, दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि वो अनसब्सक्राइबर हो जाता है फिर। ठीक है, तो 50 देखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने कहा? चलिए मैं 49 क्वेश्चन से आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि डार्विन जो महोदय थे सब्सिडेंस थ्योरी वाले, प्रवाल भित्ति से संबंधित, उन्होंने सब्सिडेंस थ्योरी कब दी थी? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 50 का जो राइट आंसर देखते हैं। 50 का कहाँ गया? समुद्र समीर के बारे में बता रहा है भाई। समुद्र के बारे में, समुद्र समीर मतलब वे ऐसी समीर जो समुद्र से स्थल की ओर चल रही है, उन्हें क्या बोलते हैं? समुद्र समीर बोलते हैं। जहाँ से चलती है वही नाम पड़ता है। जैसे आप लोग सीकर में रह रहे हो, ठीक है, आप सीकर से जयपुर जाओगे तो आप लोग क्या अमेरिका वाले कहलाओगे? आप कहाँ से कहलाओगे? कहाँ वाले कहलाओगे? सीकर वाले कहलाओगे। इसका मतलब जो हवाएं समुद्र से चलती हैं उन्हें समुद्र समीरी कहा जाता है, जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है उन्हें स्थलीय समीर कहा जाता है। तो समुद्र समीर के बारे में पूछ रहा है। तो पहला देखिए, स्थल तथा समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण ये समुद्र समीर उत्पन्न होती है। सही बात है भाई। धरातल क्या होता है? तेजी से गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा अवशोषण भी तेजी से होगा और ऊष्मा का जो विकिरण होगा वो भी तेजी से होगा, और जो पानी है उसका विकिरण भी धीरे धीरे होगा, और उसका जो अवशोषण है तापमान का वो भी धीरे धीरे होगा। तो ये इससे संबंधित है, अलग अलग दर के कारण होता है। तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के कारण। भाई कोरियोलिस इसमें कोई भी रोल निभाता नहीं है। ठीक है, ये समुद्र को तट पर चलती है, कोरियोलिस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, दाब प्रवणता बल के कारण, दाब प्रवणता बल होती है। ठीक है, यहाँ पर मान लो धरातल है, गर्म हो गया। ठीक है, तो वायुदाब क्या हो गया? न्यून हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर वायुदाब उच्च है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र का भाग है, ठीक है, समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ पर वायुदाब क्या है, ज़्यादा है। तो ढाल किस तरफ बन गया, प्रवणता किस तरफ बन गई, ज़्यादा से कम की ओर बन गई। तो हवाएं किस ओर से किस ओर चलेंगी, ज़्यादा से कम की ओर चलेंगी, ठीक है। तो दाब प्रवणता बल के कारण भी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जो 50वीं का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि ए तथा सी इसके सही आंसर है। तो दोस्तों ये हो गए 50 क्वेश्चन, ठीक है। इस पेपर में जो बाकी के क्वेश्चंस है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो अपने सिलेबस से आउट है, वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। PYQs हैं, हो सकता है इन PYQs में से आप लोगों के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है। तो PYQs में से वेटेज रहता है 30 से 35 क्वेश्चनों का, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।